जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एसराज क्लास भंगिया पर स्वागत करता हूँ। आज जो आप लोग के लेके आए हैं नोटबुक जो है आपको ज्योग्राफी से लेकर आए हैं। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत संसाधन में उपयोग। मैं आपको कई बार बोले हूँ कि अगर आप हमारा चैनल पर हैं, नोट्स अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कलम कॉपी लेके बैठ जाएं, ताकि सभी लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो, सभी प्रश्न को आप नोट कर लें। इससे फ़ायदा वो यह होगा कि आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, एक बार कम से कम इसको रिवीजन कर लीजिएगा। हो सकता है हमारे चैनल पर आपके वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो जाएगा, तो सबसे पहले अगर आप नोट किया हुआ रहेगा तो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन यह है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा ता लिख दिया ते हैं, यानी संरक्षण और प्रबंधन के बारे में बताना है, और वो भी आपको खनिज के बारे में बताना है। तो चलते हैं, सबसे जो आंसर इसका जो होगा ध्यान दीजिएगा, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, आपको संरक्षण कहलाता है। अगर आप संसाधन को, आपको पता होगा संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है उसे संसाधन कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, अगर परिभाषा याद नहीं होगा तो आप इसे नोट भी कर लेंगे। मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है यानी उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। विवेकपूर्ण के मतलब हो गया सही ढंग से। अगर संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं तो ही आपको क्या होता है, संरक्षण होता है, यानी सही ढंग से करें। क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में आपको पता होना चाहिए कि लाखों या करोड़ों वर्ष भी लग जाते हैं। क्योंकि कोई भी पेट्रोलियम हो, कोयला हो, खनिज होगा, सोना चांदी कुछ भी हो गया संसाधन, इसके बनने में ऐसा नहीं है कि आपको 1 2 3 4 5 महीना, यहाँ समझिए ना, लाखों या करोड़ों वर्ष, आपको कई पीढ़ियाँ गुजर लग जाते हैं। इसलिए समय लगता है, लाखों करोड़ वर्ष लगता है। अगर इसके विपरीत में अगर बात किया जाए, संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इस उत्पादन के लेकर उपभोक्ता को है ना लेकर शामिल किया जाता है, क्यों किस तरह से उसको उपयोग किया जाए। तो आप इसे चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं, ताकि अगर नोट्स रहेगा तो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और जब एग्ज़ाम को देना होगा उससे पहले आप रिवीजन कर लेंगे। मैं एक बार नहीं कई बार बोला हूँ कि अगर नोट्स कर रहे हैं तो आप सही ढंग से करें, है ना। जो लिखा हुआ रहता है ना, अपने हाथ से लिखिएगा, वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है आप ध्यान से समझेंगे, खनिज के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिज का जो है आर्थिक महत्व क्या है। आर्थिक हम बताते हैं, आप घर परिवार में बोलते होंगे, क्या करें मेरा थोड़ा सा आर्थिक स्थिति खराब है। आप समझ सकते हैं कि आर्थिक के बारे में अगर बताना है तो क्या बताना होगा। तो बताया जा रहा है कि खनिज के आर्थिक महत्व का वर्णन करना है। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है। ये प्राकृतिक है खनिज, क्योंकि कोई मानव की बनाता नहीं है कि आप सोना बना दीजिएगा, चांदी बना दीजिएगा, एल्युमिनियम बना दीजिएगा, है ना, कोयला बना दीजिएगा। ये प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है, जिसका निश्चित आंतरिक संरचना हमारे जीवन में खनिज के विशेष आर्थिक महत्व, औद्योगिक उत्पादन के लिए कल कारखाना आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में ना तो किसी उद्योग एवं ना तो किसी राष्ट्र का विकास कल्पना की जा सकता है। क्योंकि आप समझते हैं कि समझिए कि किसी भी देश का खनिज संसाधन जो है एक तरह का किसी भी देश का वो रीढ़ बोला जाता है। और रीढ़ बोला जाता है क्यों, रीढ़ का हड्डी इसलिए बोला जाता है कि अगर खनिज नहीं रहेगा तो सरकार के जितना भी हो औद्योगिक में कोई भी अभाव में उस देश का न तो आगे बढ़ सकता है और न उसका विकास हो सकता है। तो विकास होने के लिए, देश के आगे बढ़ने के लिए खनिजों का सबसे भरमार होना ज़रूरी है। दूसरा भी क्वेश्चन जो है हमारे तरफ से ये महत्वपूर्ण है, ये यानी कहने का मतलब भी आई है। आप इसे भी नोट कर लेंगे तो बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अब बोलिएगा सब प्रश्न का बोल रहे भी आई, तो हाँ अभी नोट कर रहे हैं ना, अभी तक आप एक भी आप नोट नहीं किए हैं तो समझिए 5 महीने बीत चुका है और अभी तक नोट नहीं किए हैं, तो कम से कम नोट तो कर लिए। एग्ज़ाम के पहले जाइएगा तो सभी को आप नोट्स को एक बार खाली रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा
वो थोड़े बुक से हट के आएगा, बुके से नहीं पूछता है। तीसरा क्वेश्चन है कि आधात्विक खनिज किसे कहते हैं। आधात्विक एक धात्विक होता है, उदाहरण देकर इसको समझाना है। आधात्विक खनिज तो वैसे खनिज जिनमें धातु का अंश अभाव होता है। अभाव के मतलब होता है कमी होता है, यानी कहने का मतलब किसका कमी होता है, धातु का। जिसमें धातु को कमी होगा वो आधात्विक खनिज होगा, और ये भंगुर प्रकृति होते हैं, है ना, आधात्विक खनिज कहलाते हैं। सीधी बात याद रखिएगा, जिसमें धातु के अभाव होगा, कमी होगा और भंगुर प्रकृति होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आधात्विक खनिज कहलाते हैं। इनके पर चोट अगर दीजिएगा मारने पर तो क्या होगा, टूट जाएंगे, यानी चूर चूर हो जाएंगे, है ना, वो आधात्विक खनिज होते हैं। एग्जाम्पल में चलेंगे, डोलोमाइट, हीरा, आवर्क, चूना पत्थर इत्यादि इसके उदाहरण होते हैं। ये सब जो है, हाँ एक बात याद रखिएगा, हीरा जो है और कार्बन जो है, आप साइंस में पूछता है, हीरा और कार्बन जो है ना, माफ़ कीजिएगा, हीरा और ग्रेफाइट, यहाँ पर हम गलत बोल दिए, हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं, ग्रेफाइट ये आपको किसका प्रूफ है, ये आपके कार्बन के प्रूफ है। इनके, है ना, ये याद रखिएगा, कार्बन कितने प्रूफ हैं, तो दो, कौन कौन, हीरा और ग्रेफाइट। इनके लाइस्टमोन सर्वाधिक औद्योगिक महत्व रखता है। तो आधात्विक खनिज समझ गए होंगे, जिसमें धातु का अंश का अभाव होता है, कम होता है। अगर हाँ थोड़ा सा प्रहार कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, चूर चूर यानी भंगुर हो जाएंगे, याद रखना होगा। ये आपको तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बड़ी आसान है, लेकिन सभी आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में भारी पड़ जाते हैं। सभी को मालूम रहता है कि सही जवाब दे रहे हैं, और जब एग्जाम देख के आते हैं तो मालूम चलता है गलत दे रहे हैं। धात्विक खनिज के दो उदाहरण देना है, दो उदाहरण देना है धात्विक खनिज। अब बताइए इसमें धातु का अंश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। धात्विक खनिज के दो उदाहरण की पहचान निम्नलिखित है। इनको गलाने पर धातु की प्राप्त होती है। अगर धात्विक खनिज को गलाइएगा तो इसमें क्या होगा, आपको धातु प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है, इससे पीट कर तार बनाए जा सकते हैं। सीधी भी था कि इसको लंबा किया जा सकता है, तार यानी तन्यता के गुण पाया जाता है। अब पढ़े होंगे धातु और अधातु के गुण क्या हैं, या धातु और धातु में क्या अंतर है। जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, इसको पीट पीट के हम लोग लंबा कर सकते हैं। तो दो उदाहरण पूछा था, दो उदाहरण आपको कंप्लीट हो गया। आप चाहते हैं तो इससे भी नोट कर लें, क्योंकि जब हम बोल दिए पहले थंबनेल में कि अगर नोट है तो नोट है, समझे ना। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझिएगा, इससे भी नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है कि मोबाइल में हर जगह स्क्रीनशॉट आप अभी ले लीजिएगा, लेकिन बाद में खुद आप उसको रिवीजन करिएगा नहीं। तो हम कहते हैं बार बार कि अपनी कलम हाथों से लिखिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए, तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, कभी भी काम देगा आपको आने वाले समय में। खनिज के विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो खनिज संप्याता जो है, संभ्याता संस्कृति के आधारभूत संबंध है ना, इसके बगैर उद्योग के विकास नहीं किया जा सकता है। यानी खनिज के बिना उद्योग का विकास नहीं किया जा सकता है। चट्टानों के निर्माण में इनकी भूमिका आपको मालूम होना चाहिए कि 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है। इनमें जो है 30 खनिज जो है आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। 2000 हुआ है खनिज को, जेकरा में आपको बात करता है कि 30 खनिज जो हैं आर्थिक दृष्टि से, यानी देश के मतलब नज़र में ये आपको काफ़ी महत्व है। धातु उपलब्धता के आधार पर खनिज आपको दो प्रकार के होते हैं, है ना। धातु उपलब्धता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक और एक होता है अधात्विक। हम बोल दिए हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक ना। धात्विक और अधात्विक ये आपको धातु की उपलब्धता के आधार पर होते हैं। छठा जो क्वेश्चन है आपको, छठा क्वेश्चन यह है कि ध्यान देंगे कि मैग्नीज, है ना, Mn मैग्नीज। अब बताइए इसका उपयोग प्रकाश डालना है कि मैग्नीज के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। तो मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ ही है। मैग्नीज जो है ये आपको शायद 25 में होगा, हाँ 25 में है ही है। ये आपको मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु के निर्माण इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो सूखा सेल बनाने में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, चमड़ा एवं माचिस जो उद्योग होता है सहित रंग रोगन में भी तैयार किया जाता है। यानी अगर आपको पूछ देगा कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ भी होता है, तो 3-4 बात आप नोट कर लेंगे। ये जो पॉइंट है आप नोट कर लेंगे, इसको बात बोल देंगे। अगर मैग्नीज के उपयोग
पर अगर प्रकाश डालना है तो पूरा के पूरा इसको आपको बताना पड़ेगा। तो आप बताइए इसको नोट करना होगा कि ना होगा? तो नहीं, सभी को नोट करना है। आप नोट कर लीजिएगा तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हमको तरफ से आपको पूरी बताया जा रहा है, मेरा काम ही बताना है। अब 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां जो क्वेश्चन है ध्यान से समझिए। 7वां 2 ही लाइन में है। मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है? मोनाजाइट केरल राज्य है, आपके मालूम होना चाहिए। केरल जब राज्य के बात आता है तो आपको पता होना चाहिए कि साक्षरता दर में सबसे अधिक है। अभी तक केरल जो है साक्षरता दर आगे जो है 100% के बढ़ोतरी में आगे जा रहा है। वहाँ ज़्यादा लोग पढ़े लोग हैं। आपको मालूम होना चाहिए 98 पॉइंट कुछ प्रतिशत जो है वहाँ के लोग पढ़े लिखे हुए हैं। 2% जो लोग हैं अनपढ़ हैं। जैसे ही आता है मोनोजाइट केरल राज्य के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए मोनोजाइट तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के तटीय भागों में, तटीय मतलब कि बात किया जाता है तो किनारे, इस खनिज का उत्खनन हो रहा है। उत्खनन हो रहा है यानी वहाँ पर मतलब खनन किया जा रहा है। आप याद रखिए केरल राज्य में आपकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत में अगर बात किया जाए, अगर पूछेगा भारत किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है तो वहाँ पर केरल हो, और सबसे जो कम आता है वही हमारा बिहार आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी आगे बढ़ना है। आइए 8वां जो क्वेश्चन है कि जड़ों मृदा से क्या समझते हैं? इस मृदा को कौन कौन से फसल उगाई जाती है? तो सबसे पहले हम जड़ों मिट्टी यानी मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाकर तलछट के निर्माण से होता है ना, उससे हम लोग जड़ों मिट्टी कहते हैं। हम बोल देते हैं शॉर्ट में परिभाषा, आप कहीं पढ़े भी होंगे। जड़ों मिट्टी उससे कहते हैं नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? जड़ों मिट्टी कहते हैं। अगर नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी है तो समझिए जड़ों मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है, यानी पोटास और चूने के मात्रा जो होता है अधिक होती है, तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होगा तो अगर जिस फसल में आपको नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए तो उसमें हम नाइट्रोजन हम डालते हैं। यहाँ मिट्टी धान गेहूँ गन्ना दलहन के लिए ये काफ़ी उपयोग होता है। अगर पूछ देगा धान गेहूँ गन्ना दलहन के लिए कौन सा मिट्टी उपयोग होता है तो आपको होता है जलोढ़ मिट्टी। इसके साथ ही मिट्टी आलू एवं विभिन्न प्रकार के सब्जियों को काफ़ी मात्रा में उत्पादित करता है। तो आप याद रखिए कि जलोढ़ मिट्टी जो है वह काफ़ी आपके फ़ायदेमंद होता है यानी फसल के लिए। आप समझ सकते हैं धान भी हो जाता है, गेहूँ भी हो जाता है, गन्ना भी होता है, दलहन भी हो जाता है और कॉफ़ी भी होता है। इसके साथ साथ आपकी आलू भी होता है, विभिन्न प्रकार के सब्जियां हो जाता है। तो क्यों नहीं इसको हम नोट कर लेंगे। हो सकता है इससे आपको कई ऑब्जेक्टिव बनेगा तो इससे आप ज़रूर नोट कर लेंगे, है ना। आप समझ रहे हैं ना कितना इसमें ऑब्जेक्टिव छट सकता है। आप जब सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं बना सकते हैं। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां है कि आप बताना है भू संरक्षण किसे कहते हैं। भू मतलब भूमि होता है, मृदा की बात कर रहा है। मृदा अपने स्थान से विभिन्न क्रिया द्वारा स्थानांतरित होना संरक्षण कहलाता है। अगर मृदा एक है ना, मृदा जो है अपने स्थान से विभिन्न क्रिया द्वारा अगर स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है, एक जगह से अगर दूसरी जगह चल जाता है तो आपको मृदा संरक्षण हो रहा है। या भू संरक्षण के प्राकृतिक कारक होते हैं यथा गतिशील जल कहता 147 हिमानी समुद्री लहरें द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावित होती है। समुद्री लहरें कारण जो होते हैं मिट्टी बहा के भी जा सकते हैं। यहाँ तक भी है कि आपकी हवा जो होती है खेत के अगर आप जोत के छोड़ दीजिएगा और सूखा रहेगा ऐसे ही हेंगा मतलब जो कहते हैं उसको अगर नहीं बराबर कीजिएगा तो वायु के द्वारा भी क्या होता है भू संरक्षण हो जाता है। ये आपके हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, तो याद बद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन ही इस वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। अगला आपको भाग 2 मिलेगा। ये भाग 1 है जड़ों मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताना है। तो जड़ों मृदा किसे कहते हैं तो नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जड़ों मृदा कहते हैं। इसका विस्तार किन किन राज्यों में है इसके बताना है। इन कौन कौन से फसल उगाई जाती है तो आपको पता पहला ही हो गया। जड़ों मृदा का विस्तार वाले राज्य अगर बात करें उत्तर प्रदेश जिसका हम लोग शॉर्ट में ईपी बोलते हैं, हम लोग बिहार बोर्ड हैं, बिहार में, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल और असम, है ना। ये याद रख लेंगे।
उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम। और अगर बात किया जाए जलोढ़ मृदा में कि कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, तो गन्ना, चावल, मक्का, दलहन है फसल उगाई जाती है। और एक में आपको धान छूट गया, जो पिछला क्वेश्चन आप सुने हुए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल पर नए जरूर होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।